गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जल प्रदूषण और उसके नियंत्रण के बारे में पढ़ाया था। आइए देखते हैं उसी के आगे जो है आपका दूसरा ही हेडिंग है। दूसरे हेडिंग का दूसरा पार्ट है एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार के बारे में एक केस स्टडी है, केस अध्ययन है। आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं। वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रम को मिला जुला कर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वाहित मल है, जो नालियों में बहा दिया जाता है, उसका उपचार जो है उसको ट्रीटमेंट करना कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रम को मिलाकर किया जा सकता है। वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार एकीकृत ढंग से, ठीक है, एक रूप में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रमों को मिलाकर किया जा सकता है। इस प्रक्रम का प्रयास कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकार्टा शहर में किया गया था। ठीक है, तो वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार जो है एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीकों को मिलाकर किया जा सकता है। और इसका प्रयास जो है, इस प्रक्रम का प्रयास जो है कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकार्टा शहर में किया गया। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया गया। ठीक है, तो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया गया। जलोपचार का कार्य 2 चरणों में किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक के सहयोग से शहर के लोगों के द्वारा प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया गया। और यह जल उपचार प्रक्रम 2 चरणों में कार्य करता है। जलोपचार का कार्य 2 चरणों में किया जाता है। पहला जो है परंपरागत अवसादन, जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन के द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रक्रम में परंपरागत जो अवसादन ठीक है, जिसमें फिल्टर किया जाता है, परंपरागत अवसादन जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन द्वारा उपचार किया जाता है। इस चरण के बाद भी खतरनाक प्रदूषक जैसे कि भारी धातु काफी मात्रा में घुले रूप में रह जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला चरण है उसमें परंपरागत अवसादन करते हैं, जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन के द्वारा उपचार किया जाता है। इस चरण के बाद भी खतरनाक प्रदूषक जैसे कि भारी धातु काफी मात्रा में घुले रूप में रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए एक नवीन प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, भारी धातुओं को दूर करने के लिए एक नवीन प्रक्रिया अपनाई गई। यह पहला चरण था। दूसरा चरण है जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों की एक श्रृंखला विकसित की। ठीक है, जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों की एक श्रृंखला विकसित की। इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए, जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी करते थे, उनको अवशोषित करते थे, उनका स्वांगीकरण करते थे। इसलिए कच्छों से होकर गुजरने वाला जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता था। ठीक है, तो दूसरे चरण में आप देख रहे हैं कि जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों की एक श्रृंखला विकसित की। ठीक है, और इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक, जीवाणु छिड़के गए, जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी करते थे, उनको अवशोषित करते थे, उनका एसिमिलेट करते थे, उनका स्वांगीकरण करते थे। इसलिए कच्छों से होकर गुजरने वाला जल
ट्रीटमेंट के बाद प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। ठीक है। कच्छ एक अभयारण्य की तरह कार्य करता है। कच्छ जो है वह एक अभयारण्य की तरह कार्य करता है। यहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता और मछलियाँ, जानवर तथा पक्षी वास करते हैं। ठीक है। जो कच्छ है वह एक अभयारण्य की तरह कार्य करता है। यहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता पाई जाती है और मछलियाँ, जानवर और पक्षी वास करते हैं। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल तथा सुरक्षा नागरिकों के एक समूह द्वारा की जाती है, जिसे फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स कहते हैं, FOAM कहा जाता है। ठीक है। तो कच्छ कैसा होता है? कच्छ एक अभयारण्य की तरह कार्य करता है। यहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता होती है और मछलियाँ, जानवर और पक्षी वास करते हैं। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल तथा सुरक्षा नागरिकों का एक समूह फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स द्वारा किया जाता है। अब तक हमारी यह धारणा रही है कि अपशिष्ट को दूर करने के लिए जल यानी वाहित मल के निर्माण की जरूरत होती है। ठीक है। अभी तक हम यह सोचते थे कि अपशिष्ट को दूर करना है तो इसके लिए वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत होती है। ठीक है। अपशिष्ट को दूर करने के लिए जल यानी वाहित मल के निर्माण की जरूरत होती है। लेकिन मानव अपशिष्ट, ठीक है, मानव अपशिष्ट उत्सर्ग यानी मल मूत्र के निपटान के लिए यदि जल जरूरी न हो तो क्या होगा? ठीक है। तो अभी तक जो धारणा थी कि अपशिष्ट के निपटान के लिए, वाहित मल के निर्माण के लिए वाटर जरूरी है, पानी जरूरी है। लेकिन मानव अपशिष्ट उत्सर्ग यानी मल मूत्र के निपटान के लिए यदि पानी, जल जरूरी न हो तो क्या होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े, टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े तो जल की कितनी बचत होगी? वास्तव में यह एक वास्तविकता है। ठीक है। जहां पर जल की जरूरत नहीं होती है वाहित मल के निपटान के लिए। आइए देखते हैं वो कौन सा टेक्निक है। देखिए ध्यान से। मानव उत्सर्ग मलमूत्र के हैंडलिंग अर्थात निपटान के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता एक निर्वहनीय तंत्र है, जिसमें शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग के प्रयोग द्वारा जो है आप पानी का यूज कम कर सकते हैं। मानव उत्सर्ग अर्थात मल मूत्र के हैंडलिंग अर्थात निपटान के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता एक निर्वहनीय तंत्र है, जिसमें शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। मानव अपशिष्ट निपटान के लिए यह व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। ठीक है। मानव अपशिष्ट निपटान के लिए यह व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कंपोस्ट की इस विधि में मानव मलमूत्र अर्थात उत्सर्ग का पुनश्चक्रण कर एक संसाधन अर्थात प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मानव मलमूत्र है उसको चेंज किया जा सकता है, उसको पुनश्चक्रण करके प्राकृतिक उर्वरक, ठीक है, नेचुरल खाद जो है बनाया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। केरल के कई भागों और श्रीलंका में इकोसैन शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो इकोसैन शौचालय है, इकोसैन शौचालय है, इस शौचालय का उपयोग जो है केरल और भारत के कई भागों में, श्रीलंका के कई भागों में किया जा रहा है, जहां पर पानी की बहुत कम यूज होता है। इसके लिए आप जो है अगर इसका आप YouTube पे सर्च करेंगे इकोसैन शौचालय क्या होता है तो इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे टॉयलेट किया जाता है उसमें आगे की तरफ जो है, ठीक है, छिद्र रहते हैं जिसमें मूत्र जो है बह जाता है, पाइप के द्वारा दूसरे चैम्बर में इकट्ठा होता है, और जो है मल जो है नीचे की तरफ डब्बे बने रहते हैं उसमें इकट्ठा होता है, और पीछे की तरफ जो है खिसक के जो है उसको धोया जाता है।
टॉयलेट साफ किया जाता है, जिससे जो है पानी जो है दूसरे टैंक में इकट्ठा होता है। तो दूसरे टैंक वाला वाटर का जो यूज है, जिसको धोने में हमने यूज किया था वाटर, वह वाटर जो है पौधों के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। और जो मूत्र यूरिन जो इकट्ठा हुआ है वह उसका भी यूज जो है छिड़काव के लिए करते हैं। और मल जो है नीचे एक बॉक्स में इकट्ठा होता है और यह भर जाता है, तो उसके बगल में एक और जो है टॉयलेट चेंबर बना रहता है, उसको पहले वाले को ढक देते हैं। वह धीरे धीरे उसमें राख मिला देते हैं, जिससे वो वाटर उसका सोख लेता है और धीरे धीरे वो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। और दूसरे वाले को स्टार्ट करते हैं, तो ये दूसरा वाला भरने में भी 6 महीने से ज़्यादा समय लेता है। और पहला वाला जो है तब तक जो है वह जो है आपका खाद में चेंज हो जाता है। तो फिर उसको निकाल लेते हैं, तो पहला वाला खाली हो जाता है और फिर दूसरा वाला जब भरता है तो फिर पहले वाले का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप एक्सचेंज करके यूज करते रहते हैं और इसमें वाटर की जो यूज है वो बहुत कम हो जाता है और वाटर का, मलमूत्र का, सबका यूज हो जाता है। ठीक है, और इसको बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।